नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। आज हम एक ऐसे डिजिटल फ्रॉड के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने सबको चौंका कर रख दिया। हाल ही में गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसमें मोबीक्विक ऐप, ये आपने नाम सभी ने सुना होगा, जिसमें एक टेक्निकल गड़बड़ी का फायदा उठाकर 40 करोड़ रुपए का अवैध लेन देन किया गया है। अब तक इस मामले में करीब 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और आपको बता दें कि इस पूरे लेन देन में 2500 से ज़्यादा बैंक अकाउंट शामिल थे। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, कैसे हुआ ये पूरा खेल और इसमें आम लोगों के लिए क्या सीख है, आज जानेंगे। यही समझने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी मुस्कान ओझा। मुस्कान, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मेरा सबसे पहला और सीधा सवाल ये है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या? 40 करोड़ रुपए का ये जो घोटाला हुआ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हुआ कैसे? जी सलोनी, तो आपने मोबीक्विक ऐप के बारे में बात करी है। घोटाले पे आने से पहले ऐप के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये एक फिनटेक ऐप है, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ये ऐप है। क्या होता है अक्सर कि आप इस पे जाते हैं, ये ऐप डाउनलोड करते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं, प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और उसके बाद क्या है कि आप अपने अकाउंट से या फिर कार्ड से इसमें आप इसके वॉलेट में पैसा डाल देते हैं। तो आप इस वॉलेट के थ्रू कहीं पे भी पेमेंट कर सकते हैं। आप यूपीआई चाहें तो यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। आपके बिल पेमेंट्स होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर पानी का जो बिल होता है, जो भी है, ये सब आप पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ क्यूआर स्कैन का भी इसमें सिस्टम रहता है। तो बेसिकली ये आपको एक डिजिटल पॉकेट प्रोवाइड करता है, एक डिजिटल वॉलेट प्रोवाइड करता है। अब आते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई है। जो जिस ग्लिच की आप बात कर रही हैं, वो ग्लिच कहाँ से स्टार्ट हुआ है? आप यूपीआई यूज़ करती हैं? बिल्कुल। ये बहुत निजी सवाल है लेकिन फिर भी मैं पूछ रही हूँ। देखिए, अगर आप यूपीआई यूज़ करती हैं तो आपको इस बात का काफ़ी हद तक आइडिया होगा कि जब हमारे अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस होता है तो ट्रांजैक्शन नहीं होता, या अगर आप यूपीआई यूज़ करते हुए उसमें पिन गलत डाल देती हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रही हैं उनके इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, और अगर आपने ओटीपी गलत डाल दिया तो कई बार होता है कि ओटीपी गलत डालने पे भी ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है। ट्रांजैक्शन फेल्ड का आपके पास मैसेज आ जाता है। मोबीक्विक के साथ क्या ग्लिच हुआ था, यहीं पे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई थी। वहाँ पे जो सिस्टम है, इवन दो ट्रांजैक्शन फेल हो रहा था लेकिन सिस्टम ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल ले रहा था, मतलब वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल शो कर रहा था। एज अ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ही वो उसको ट्रीट कर रहा था। तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटे नहीं लेकिन मर्चेंट के पास पहुंच गए। अब ये जो प्रॉब्लम हुई है, इसी को मतलब यूज़ करके इसी चीज़ का एडवांटेज लिया गया है। ये पूरा जो आप मामला बता रही हैं, बार बार जैसे ये ग्लिच सामने आई है, बार बार जानबूझ करके सेम प्रॉब्लम का फ़ायदा उठाया गया है। ऐसे ट्रांजैक्शंस बार बार किए गए हैं। अकाउंट से पैसा निकल नहीं रहा है, ऐप जो है सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन दिखा रहा है और जो होल्डर है उसके पास पैसा पहुंच भी जा रहा है, तो मतलब मर्चेंट के पास पहुंच भी जा रहा है। तो इस ग्लिच का बार बार फ़ायदा उठाया गया और ये कोई एक, जैसा कि आपने बताया, 1-2 करोड़ की बात नहीं है। पूरे 40 करोड़ रुपए जो हैं इस पूरे फ्रॉड में लोगों ने कमाने का जरिया एक बना लिया है। मतलब ये पूरा लेन देन जो है वो 40 करोड़ का हुआ है। तो कोई छोटा मोटा फ्रॉड तो बिल्कुल नज़र नहीं आता। बिल्कुल नहीं। मुस्कान, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि इस पूरे मामले में कितने बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया? कोई आंकड़ा है आपके पास? जी बिल्कुल, आंकड़ा है और काफ़ी चौंकाने वाला आंकड़ा है। देखिए, पुलिस ने जिस हिसाब से बताया है, पुलिस के जानकारी जो पुलिस ने दी है उसके मुताबिक ये कोशिश 1-2 बार नहीं की गई है। ऐसा नहीं है कि चलो 1 बार हो गया, 2 बार हो गया। पुलिस बता रही है कि इसके पीछे एक नेटवर्क शामिल है पूरा, मतलब लोगों ने बाकायदा प्लान करके ये सारी चीज़ें की हैं। और जो आप आंकड़ा पूछ रही हैं, टोटल 2500 यानी कि 2500 बैंक अकाउंट्स इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। 40 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं। हालांकि जब इस चीज़ को सामने लाया गया है, कंप्लेंट फाइल की गई है, तो उसके बाद से 8 करोड़ रुपए जो हैं वो वापस रिकवर कर लिए गए हैं, लेकिन टोटल 40 करोड़ रुपए इसमें शामिल हैं। अब इस चीज़ का पता कैसे चला? हुआ यह था कि 12 सितंबर को मोबीक्विक जो ऐप है उसमें एक इंटरनल ऑडिट हुई जिसमें ये मामला सामने आया। उसी के अगले दिन यानी कि 13 सितंबर को इन लोगों ने कंप्लेन करी है गुरुग्राम पुलिस में, यानी कि मोबीक्विक के तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है और उसके बाद से 6 लोगों की यहाँ पे गिरफ्तारी सामने आई है इस पूरे धोखाधड़ी में। तो अब तक इस पूरे मामले में जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं जी, उनके बारे में क्या जानकारी सामने आई है? पहले तो जो 6 लोगों की आप बात कर रही हैं उनके मैं नाम बता देती हूँ। नाम ऐसे हैं कि रेहान,
मोहम्मद शकील, वकार यूनुस, वसीम अकरम, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद अंसार। तो ये जो 6 लोग हैं उनके ये नाम थे। अब गिरफ्तारी कब हुई है? सोमवार को इन्हें पकड़ा गया है और उसी के अगले दिन मंगलवार को कोर्ट में इनको पेश किया गया है। कोर्ट का फैसला क्या रहा है? कोर्ट ने फिलहाल इनको न्यायिक हिरासत यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है और पुलिस की कस्टडी में नहीं बल्कि जो जेल की अथॉरिटी है उनके निगरानी में भेजा गया है। यानी पुलिस अगर अब चाहे पूछताछ करने के लिए इनको रिमांड पर ले सकती है। अब आगे इसकी जांच किस हिसाब से पुलिस करना चाह रही है? पुलिस को लगता है कि 40 करोड़ का ये पूरा जो फ्रॉड का मामला है इसमें सिर्फ 6 लोगों की इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल नहीं है। पुलिस को ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा नेटवर्क, पूरा गिरोह इसमें शामिल है। तो उसमें कौन कौन से मर्चेंट्स के अकाउंट जो हैं वो यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, क्या क्या मतलब जिसमें पैसा डाला गया है, या फिर कौन कौन से ऐसे अकाउंट होल्डर्स हैं जिनके अकाउंट के थ्रू पैसा पूरा घुमाया गया है। तो ये जो पुलिस को लग रहा है इसी के बेसिस पे आगे की कार्रवाई हो सकती है पूरी की पूरी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं और हमारे व्यूअर्स को थोड़ा विस्तार से समझाइए कि इनका धाराओं का मतलब क्या है। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की जो धारा है 318 यानी कि 318 सबसेक्शन 4 और धारा 314, ये 2 धाराएं लगाई गई हैं। जो आपने बताया कि थोड़ा सा डिटेल में बता दें क्योंकि मुझे लगता है कि सबको ये चीज़ पता रहनी चाहिए। देखिए, जो धारा 318 है सबसेक्शन 4, धोखाधड़ी यानी कि चीटिंग विथ वैल्यूएबल सिक्योरिटी या फिर चीटिंग विथ वैल्यूएबल मनी, ये इसका पूरा का पूरा मतलब आप इस तरह से मान सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई कीमती चीज़ है, कोई कीमती असेट है और जैसे कि मान लीजिए पैसा है, कोई सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है, या फिर आपका कोई ट्रांजैक्शन है। अब क्या होता है कि आपको कोई इंसान ऐसे पागल बना जाए या फिर धोखा दे दे आपको और उसके बाद से वो चीज़ अपने कब्जे में ले ले, तो ये जो धारा है ये तब लगती है। इस केस में आरोपियों ने सिस्टम को जो ऐसा मैनिपुलेट किया और उसके बाद असली जो पेमेंट है वो ना हो पाए, उनके अकाउंट में वो पैसा पहुंच गया। मतलब जो असली पेमेंट है वो हुई ही नहीं थी, पेमेंट फेल्ड थी, उनके अकाउंट में पैसा पहुंच गया। पूरा मैनिपुलेट कर करके उन्होंने ये पूरा प्रोसेस किया, तो ये धारा उस केस में लगती है। दूसरी जो धारा है धारा 314, वो क्या होता है? बेमानी से संपत्ति कब्जे में कर लेना, यानी कि डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। मान लीजिए कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है या फिर आपका कोई पैसा है, अब आपने ट्रांजैक्शन किया, मेरे पास वो पैसा गलती से आ जाता है, या तो मैं आपको वो चीज़ वापस कर दूं, लेकिन जानते हुए भी कि वो पैसा मेरा नहीं है, उस चीज़ को मैं रख लेती हूँ अपने पास, उस चीज़ के ऊपर मैं अपना एक ओनरशिप दिखा दूँ कि ये मेरा ही पैसा है, तो वहाँ पे ये धारा लगती है। यानी आप सिंपल शब्दों में ये समझ सकती हैं कि ये जो ग्लिच है उसका बार बार फ़ायदा जानबूझ करके उठाया गया, सिस्टम का ग्लिच था और उसका फ़ायदा उठाया गया है। मोबीक्विक का पैसा गलत तरीके से अपने पास रखा गया और इस वजह से ये जो दोनों धाराएं हैं वो यहाँ पे आरोपियों के ऊपर लगी हैं। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये ऐसा पहला मामला है जो सामने आया है और या इससे पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि पहला ऐसा मामला है। इससे पहले भी बहुत बार ऐसा सामने आया है। अभी रिसेंट में अगस्त में पॉलिसी बाज़ार का एक मामला सामने आया था। पॉलिसी बाज़ार इंश्योरेंस ब्रोकर्स जो हैं उन्होंने एक कंप्लेन करी थी, उन्होंने एक केस दर्ज करवाया था, गुरुग्राम पुलिस के पास जाकर के उन्होंने एक कंप्लेन फाइल करी थी। उनका ऐसा कहना था कि उनकी आईडी कार्ड्स का और उनकी डॉक्यूमेंट्स का एक नकली कॉपी बनाई गई है और ऐसा बताया गया है, मतलब खुद को वो पॉलिसी बाज़ार का, जो अज्ञात लोग हैं वो खुद को पॉलिसी बाज़ार का एम्प्लॉय बताते हैं और उसके बाद वो कांटेक्ट करते हैं उनके कस्टमर्स को कांटेक्ट करके बोलते हैं कि भैया अगर आपको पॉलिसी चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि आपकी जो पॉलिसी है वो रीन्यू हो, तो इसके लिए आपको कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे। अब लोगों को लगे कि क्या पता ये फ्रॉड हो या कुछ भी हो, तो इसलिए बार बार अपने आप को वो पॉलिसी बाज़ार का एम्प्लॉय, बार बार सेम टर्म वो यूज़ कर रहे थे ताकि इस चीज़ पे थोड़ा जोर पड़े कि हाँ ये कहीं इधर उधर नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है, उनके साथ प्रॉपर पॉलिसी बाज़ार कंपनी से ही आए हैं, वो वहीं से बिलोंग करते हैं, जेन्युइन है। तो ये पूरा मामला था। अब इसमें टोटल 11 लोगों के साथ ठगी हुई है और मैं आपको एक एग्जैक्ट आंकड़ा भी बता देती हूँ। 8,510 से लेकर के 35,000 तक ये पूरा जो रकम है वो वसूली गई है। अगर मैं इन टोटल बात करूँ तो 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पे जो रकम है वो वसूली गई थी। तो ये पहला मामला नहीं है।
इससे पहले भी बहुत सारे मामले हुए हैं। फिलहाल जो मोबीक्विक का मामला है उससे पहले भी बहुत सारे मामले हुए हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो मामला मोबीक्विक का हो या फिर पॉलिसी बाजार का हो, एक बात हमें साफ समझनी होगी, डिजिटल की जो दुनिया है वो बहुत छोटी है। आपको सुविधा ज़रूर मिली है, आप बैंक की लाइन में लंबी लंबी कतारों में नहीं खड़े रह रहे हैं, आप आराम से अपने घर पे बैठ के या कहीं पे भी बैठ करके आप आराम से ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। जैसे आपको पैसा भेजना है आप आराम से भेज सकती हैं, आप खुद भी भेजती होंगी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आप करती हैं। तो ये हमारी चीज़ों को आसान बना रहा है, लेकिन जो एक चीज़ आप यहाँ पे नहीं भूल सकते हैं वो ये है कि आपको अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं सोच के चल सकते हैं कि सारी चीज़ें उसी प्लान्ड वे में होंगी। लापरवाही जहाँ पे होती है वहीं पे आप इस तरह के धोखाधड़ी में फंसते हैं, तो वो लापरवाही आपको यहाँ पे नहीं बरतनी है। तो ये है पूरा मामला। तो मुस्कान, ये जो डिजिटल फ्रॉड के मामले चल रहे हैं जी, इन सब से आम लोगों के लिए क्या सीख है और वो ऐसा क्या करे कि वो इस ठगी से बचा सके अपने आप को? देखिए, डिजिटल, अभी जैसे आपने बताया कि डिजिटल पेमेंट का पूरा दौर चल रहा है आजकल। डिजिटल पेमेंट इतना कोई कठिन चीज़ नहीं है, इतनी कोई मुश्किल भरा काम नहीं है, काफ़ी आसान है। लेकिन उसके साथ ना आपको, मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी पड़ती है। कुछ स्टेप्स जो आप बता रही हैं कि जिससे उनको, मतलब वो इस तरह की धोखाधड़ी से बच सकें। देखिए, सबसे पहले जब भी आप किसी यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, जो भी ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि या तो वो गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से ही डाउनलोडेड हो, कोई लिंक से जाके आपने डाउनलोड नहीं किया हो। क्योंकि क्या होता है ना कि आपका पैसा भी जा रहा है और आपका डेटा भी किसी थर्ड पार्टी के पास जा रहा है, जो कि सुरक्षित नहीं है। तो बेहतर है कि आप गूगल प्ले स्टोर का इस्तेमाल करें या फिर एप्पल स्टोर का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ OTP, पासवर्ड या फिर बैंक डिटेल्स, मुझे लगता है कि आपको शेयर नहीं करनी चाहिए किसी से। अक्सर क्या होता है कि कोई आपको कॉल रिसीव होता है, वहाँ पे सामने वाला आपको अपना, मतलब वो बता रहा होता है कि हम इस बैंक से बात कर रहे हैं और आप अपना OTP शेयर कर दीजिए, ये ट्रांजैक्शन है, या आपने ये बोनस जीत लिया है, आपके फ़ोन में एक नंबर आया होगा। अक्सर देखा जाता है, इस तरह के मामले कई बार सामने आए हैं। कई बार बोला जाता है कि आपने ये बोनस जीता है, आपने ये चीज़ जीत ली है, तो आप उसमें नंबर शेयर कीजिए, तो तुरंत आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि ये भी बताया जाता है कि आपका जो अकाउंट है वो बंद होने वाला है, तो आप इस लिंक पे जाके क्लिक करिए। इस तरह के मैसेजेस भी आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको किसी के साथ भी अपना OTP या फिर बैंक डिटेल्स जो हैं वो शेयर नहीं करने हैं। अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, ये उनका एक्चुअली बिछाया हुआ जाल है। वो चाहते हैं कि आप इस चीज़ के पीछे पड़े, यहाँ पे आप फंसें और उनका काम ऐसे बनेगा। तो आपको इन्हीं सारी चीज़ों से बच करके चलना है। आप अपनी पर्सनल डिटेल्स जो हैं, बैंक की डिटेल्स हैं या फिर आपका OTP है या फिर पिन है, ये सारी चीज़ें आपको शेयर नहीं करनी है। और मुझे लगता है कि कई बार बैंक की जो गाइडलाइंस है, जब आप कस्टमर केयर पे बात करते हैं तो वहाँ पे भी ये इस तरह की चीज़ें बोली जाती हैं। बैंक कभी भी आपसे इस तरह की चीज़ें नहीं पूछता है, चाहे वो कॉल पे हो या फिर आपको इस तरह के SMS जो मैं बता रही हूँ मैसेजेस, वो नहीं भेजता है। तो इन सारी चीज़ों से आप थोड़ा सा बच के चल सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने ट्रांजैक्शंस को देखते रहिए। अगर आपको लगता है कि कोई अजीब तरह की ट्रांजैक्शन, मतलब ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जो आपने की ही नहीं हो, आपकी नॉलेज में ना हो, तो मुझे लगता है कि आपको तुरंत यहाँ पे उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। कस्टमर केयर पे बात करिए। वो इस चीज़ का, मतलब अगर वो अमाउंट रिकवर हो सकता है तो वो तुरंत, मुझे लगता है कि आपकी मदद इसमें कर सकते हैं। तो अपने ट्रांजैक्शन को एक बार उससे ज़रूर गो थ्रू हो लिया कीजिए, आपको पता रहे कि कहाँ पे आपका पैसा जा रहा है, कितना कट रहा है, किस हद तक कट रहा है, कितने बार वो चीज़ ट्रांजैक्शन हुई है आपके अकाउंट के थ्रू। इसके साथ साथ हम रोज़ बाहर निकलते हैं, मैं, आप, ऐसे तमाम हमारे ऑडियंस में लोग बैठे हुए हैं जो रोज़मर्रा के लिए, काम के लिए बाहर निकलते हैं। हम वॉलेट में हमेशा चेक करके निकलते हैं कि भैया हमारे पास पैसे हैं कि नहीं हैं। ठीक इसी तरह आपको अकाउंट के जो ट्रांजैक्शंस हैं, हर 2 से 3 दिन पे आपको अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करनी है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करनी है ताकि आपको पता चल सके कि कहीं ऐसा कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है, कहीं ऐसा कोई पैसा कट तो नहीं गया है। 2 से 3, आप ये थोड़ा सा एक हैबिट में आप लेके आ सकती हैं कि हर 2 से 3 दिन पे आप एक बार चेक कर लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए। तो उससे क्या होता है कि अगर कोई फ्रॉड हुआ भी है तो तुरंत आपके नज़रों में वो चीज़ें आ जाती हैं। तो बेसिकली इसका जो पूरा सार है, मैं यही कहूँगी कि
डिजिटल जो पेमेंट है, जो हम ये पूरा डिजिटलाइजेशन का पूरा माहौल अभी हमारे देश में चला हुआ है, तो ये काफ़ी आसान बनाता है हमारी चीज़ों को, काफ़ी सुविधाजनक है, बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। लेकिन वापस वही सेम बात मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपको अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अलर्ट नहीं रहते हैं, आप सोचते हैं कि सारी चीज़ें सुविधा मिल रही है, ऐसा नहीं होता। प्रोज और कॉन्स के साथ ही सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे, लापरवाह हो जाएंगे, तो वहाँ पे जो ठग बैठे हुए हैं उनको मौका मिल जाएगा, और इसी मौके की तलाश में वो अक्सर भटकते रहते हैं। तो वही आपको नहीं करना है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए शायद सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अलर्ट रहना सबसे जी, ज़रूरी है, बिल्कुल। वरना आप भी ऐसी किसी ठगी का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये थी पूरी कहानी मोबीक्विक फ्रॉड की। कैसे एक टेक्निकल गड़बड़ी ने लाखों लोगों को करोड़ों पैसे का नुकसान करवा दिया और ये पूरा खेल रचाया गया, और कैसे पुलिस ने समय रहते इस पूरे मामले पर कार्रवाई की। जी, और मैं इस चीज़ में ऐड ऑन करना चाहूँगी, मुझे लगता है कि आपको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल इस तरह के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। 2 मामलों पे तो हमने बात कर ही ली है। इस तरह के मामले आए दिन सामने आते हैं, तो आपको सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे जो ठग बैठे हुए हैं वो तो इसी चीज़ के तलाश में बैठे हैं कि उनको कब मौका मिले। तो इस चीज़ से आप जितना बच के चलेंगे, जितने ज़्यादा आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं उतने लेंगे, तो मुझे लगता है काफ़ी बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद मुस्कान, जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मनी 9।